हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट की क्लास में आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट अर्थात सारणिक हम किसका निकालते हैं? वर्ग आव्यूह का। वर्ग आव्यूह से संबंधित होता है ये। तो ज़रा देखें, हमने कुछ फार्मूले यहाँ पे लिखे हैं। यदि ए तथा बी दो समान कोटि के वर्ग आव्यूह हों, यानी ए और बी क्या है? दोनों मैट्रिक्स है सेम आर्डर के और स्क्वायर है, तो नंबर फर्स्ट हमने क्या लिखा कि a प्लस बी का डिटर्मिनेंट बराबर नहीं होता डिटर्मिनेंट a प्लस डिटर्मिनेंट b के, यानी योगफल का डिटर्मिनेंट उनके डिटर्मिनेंट के योग के बराबर नहीं होता है। ऐसे ही अंतर के लिए भी है। लेकिन नंबर थर्ड फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट उनके डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये चौथा हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि किसी मैट्रिक्स ए में यदि k से मल्टीप्लाई करें, k स्केलर क्वांटिटी है, तो k इंटू ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है k की पावर a इंटू डिटर्मिनेंट a। इस पर हमने सवाल भी बताया था आपको। यहाँ पर n क्या है? मैट्रिक्स ए का आर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए का आर्डर है। और हमने ये भी बताया था कि किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों बराबर होते हैं। ये सब ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये नंबर थर्ड आपके लिए यहाँ थोड़ा नया है, इसको आप समझिएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा हमने कुछ बातें और बताया था आपको। नंबर 6 हमने बताया था, अगर आपको याद हो, कि इकाई आव्यूह यूनिट मैट्रिक्स आई का डिटर्मिनेंट सदा 1 होता है। ये हमने बताया था। ठीक है। और नंबर 7 हमने बताया था कि यदि कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यदि ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो हमने क्या बताया था? इसका जो डिटर्मिनेंट होता है ये किसके बराबर होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर डायगोनल एलिमेंट, यानी उनके विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। विकर्ण के अवयवों के गुणनफल का गुणनफल, ये भी हमने आपको बताया था। तो ये फार्मूला भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई इस पे एक कंपटीशन में सवाल बनते हैं नंबर 7 पे, यदि एक कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया हो, अब ट्रायंगुलर में चाहे वो इकाई मैट्रिक्स रहा हो या उसके बाद विकर्ण मैट्रिक्स रहा हो या अदिश मैट्रिक्स रहा हो, सब में हमने बताया था कि यदि वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मतलब क्या होता है कि विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हों या विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हों, तो उस दशा में हमने बताया था कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है? विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। तो इस पर भी बात हो चुकी थी। ठीक है। अब देखिए, एक पॉइंट हम और बता दें आपको, 8वां पॉइंट हम बता दें। 8वां पॉइंट ये है कि आप कब मैट्रिक्स को देखते ही कह सकते हैं कि उससे निकलने वाले डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। किसी मैट्रिक्स में आप क्या देखें कि देखते ही बोल दें कि उससे बनने वाले सारणिक का मान 0 होगा। तो इसको हम बताएं आपको, जो है इसको आप नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। कब आप मैट्रिक्स को देखते ही कह सकते हैं कि उससे बनी सारणिक का मान 0 होगा? नंबर 8 पे हम बताएं आपको। देखिए, नंबर ये है कि यदि वो शून्य आव्यूह हो, शून्य आव्यूह हो, ए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, यदि वो शून्य हो, शून्य आव्यूह हो, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। और नंबर थर्ड, किसी रो के, किसी एक रो के ऑल एलिमेंट 0 हों, ऑल एलिमेंट ऑफ वन रो, एक रो या एक कॉलम, वन रो आर वन कॉलम
ऑल एलिमेंट ऑफ वन रो आर वन कॉलम इक्वल टू 0, यानी सारे एलिमेंट किसी पंक्ति के किसी कॉलम के 0 हों, या एनी 2 रो या एनी 2 कॉलम, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सेम हो या सेम रेशियो में है। एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम, कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ सेम हो, सेम टू सेम हो या सेम रेशियो में हो, सेम रेशियो में हो। अगर आपको याद हो तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4, 5 थी। जब सारणिक के गुण बता रहे थे तो ये प्रॉपर्टी 4, 5 में लिखवाए थे, और ये ऑल एलिमेंट 0 वाला प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। और स्क्यू सिमेट्रिक को हमने एग्जाम्पल लेके समझाया था कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उससे बनी सारणिक का मान 0 होता है, और अगर वो खुद शून्य मैट्रिक्स ही है, 0 मैट्रिक्स है, तब भी उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। तो आप समझे यहाँ पर ये 4 प्रकार की मैट्रिक्स ऐसी हैं कि इनको आप देखते ही कह सकते हैं कि इनसे बनी सारणिक का मान 0 होगा। ठीक है, अगर दिया गया मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है, तुरंत बोलिए कि बनने वाला डिटरमिनेंट 0 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सारणिक का मान 0 होगा। 1 रो के ऑल एलिमेंट 0 हो या 1 कॉलम के ऑल एलिमेंट 0 हो, सारणिक का मान 0। 2 रो या 2 कॉलम सेम हो या सेम रेशियो में हो तो सारणिक का मान 0 होगा। लेकिन बात ध्यान रखिएगा कि इसका उल्टा सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी सारणिक का मान 0 है तो उससे बनने वाला जो आव्यूह हो वो इसी में से कोई हो, जरूरी नहीं है। आपने देखा था एक एग्जांपल कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका भी मान 0 हो गया था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उससे बनी सारणिक का मान भी 0 हुआ था। तो ये 4 हैं तो 100% सारणिक 0 होगा। लेकिन अगर सारणिक 0 हो तो ऐसा नहीं है कि इसी चारों में से ही कोई होगा, 5वां भी कोई हो सकता है। वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो सकता है। हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बनी सारणिक का मान 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो अगर सारणिक का मान 0 है तो हो सकता है कि वो सिमेट्रिक ही रहा हो, इन चारों में से ना रहा हो। तो इसका उल्टा सही नहीं है। बस ये समझिए कि अगर ये चारों हैं तो 100% सारणिक का मान 0 होगा। लेकिन अगर सारणिक का मान 0 है तो आप ये नहीं कह सकते कि इसी चारों में से कोई ना कोई होगा, हो सकता है इनके अलावा भी कोई हो। ठीक है, तो ये कुछ सारणिक की बातें जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, थोड़ा हमने आज को रिवाइज कर दिया है। अब देखिए, इससे पहले हमने आपको सारणिक का माइनर और कोफैक्टर बता रखा है। कोफैक्टर बता रखा है। माइनर का मतलब होता है उप सारणिक और कोफैक्टर का मतलब होता है सहखंड या सहगुणनखंड। ठीक है, हमने इसको बता रखा है। क्या होता है इसमें, थोड़ा एग्जांपल लेके समझाएं। जो हम आगे पढ़ाना चाहते हैं इन्हीं के यूज से है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई सारणिक लिखा है ये तो जब किसी एलिमेंट का माइनर निकालना होता है, जैसे 1 का निकालना है माइनर, 1 का माइनर मतलब उप सारणिक, तो 1 वाले कॉलम, 1 वाले रो और 1 वाले कॉलम को छोड़ देते हैं। जो बचता है उसी को सारणिक के रूप में लिख लेते हैं, तो ये आपका हो जाता है माइनर। लेकिन अगर इसी में हम चिन्ह लगा दें, चिन्ह को हमने बताया था ये चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर ये पहले वाला एलिमेंट का चिन्ह यहाँ प्लस लगा दें तो ये कोफैक्टर बन गया था। अगर आपको याद हो तो हमने माइनर पर भी सवाल बनाया था, कोफैक्टर पर भी सवाल हुआ था। हम सिर्फ आपको याद दिला रहे हैं कि अगर कोई सारणिक दिया हो तो किसी एलिमेंट का आप माइनर या कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। अगर माइनर निकालना है तो बस उस रो और उस कॉलम को छोड़ दीजिए जहाँ पे एलिमेंट लाई कर रहा है। लेकिन अगर कोफैक्टर निकालना है तो उसी माइनर में आप इसी में से कोई चिन्ह लगा दीजिए। जिस स्थान का 0 का है तो 0 का चिन्ह क्या है, आप प्लस प्लस लगा देंगे। 6 का निकालना है तो माइनस लगा देंगे। तो ये बन जाता है कोफैक्टर। एक हम आपको थोड़ा सा नोटेशन वहाँ पे नहीं बताए थे, हम आपको नोटेशन बता दें। बहुत सिंपल सा नोटेशन है। जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट इन जनरल फॉर्म में लिखी है, जैसे मान लीजिए A11, A12, A13 ऐसे लिखा है, A21, A22, A23 ऐसे लिखा है। अगर आप A11 का सहगुणनखंड या सहखंड निकालने जा रहे हैं
तो आपको निकालने का तरीका पता है, निकालने में नो डाउट। आप क्या करोगे कि इस रो इस कॉलम को छोड़ दोगे, इससे बना लोगे सारणिक और चिन्ह लगा दोगे प्लस। हम वो नहीं बता रहे हैं, हम आपको आज एक नोटेशन बताना चाहते हैं कि A11 के सहखंड को आप किताब में देखोगे एनसीईआरटी पैटर्न में, तो उसको A11 से लिखा गया है। यानी एलिमेंट A है स्मॉल a, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर उसको कैपिटल A से लिखा गया है, कैपिटल A से। इस प्रकार अगर A12 का निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, तो उसके कोफैक्टर को A12 कैपिटल A12। सफिक्स में देखिए नंबर सेम है, 12 यहाँ पर भी 12 यहाँ पर भी। यहाँ पर एलिमेंट के लिए स्मॉल लेटर और कोफैक्टर के लिए कैपिटल लेटर। तो इन जनरल बताइए, अगर Aij कोई एलिमेंट है, Aij अगर इसका हमें कोफैक्टर लिखना है, कोफैक्टर मतलब सहखंड, तो इसके लिए क्या नोटेशन लिखेंगे, कैपिटल Aij। बस ये थोड़ा बताना चाह रहे थे हम आपको। Aij ये एलिमेंट के कोफैक्टर को उसी के करेस्पॉन्डिंग कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, स्मॉल Aij के लिए कैपिटल Aij। ठीक है, ये तो हो गया कोफैक्टर का नोटेशन। और एनसीईआरटी के में हमने देखा है माइनर के लिए भी उन्होंने नोटेशन यूज किया है। माइनर का M से शुरू होता है तो उसके लिए कैपिटल M यूज किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप नोटेशन की बात कर सकते थे। मान लीजिए Aij का अगर आपको माइनर लिखना है, Aij का माइनर, तो इसको कैपिटल Mij लिख सकते हैं जी। ये एक नोटेशन है। जैसे A11 है तो M11 हो जाएगा, A12 है तो M12 हो जाएगा। नोटेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसको बस आप समझ लीजिए। आपको निकालना आता है, माइनर भी निकालना आपको आता है, कोफैक्टर भी आपको निकालना आता है। बस ये नोटेशन दिमाग में बैठा लीजिए कि माइनर के लिए कैपिटल M यूज किया गया है और कोफैक्टर के लिए कैपिटल A यूज किया गया है। अब एक और बात बताए हैं आपको, और फिर जो शुरू करना चाहते हैं उसको शुरू करते हैं। आप सारणिक में जानते हैं कि अगर कोई सारणिक दिया हुआ है तो आप उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमने बताया था, जैसे मान लीजिए कोई सारणिक लिखा हुआ है, कोई भी सारणिक है ये, जैसे ये कोई सारणिक है, तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालना तो आप क्या करते हैं, इसका तरीका क्या होता है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो रो सिलेक्ट करते हैं या जो कॉलम सिलेक्ट करते हैं उनके सभी अवयवों में उन्हीं के सहखंडों या सहगुणनखंडों से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, तो सारणिक का मान मिल जाता है। अगर मान लीजिए ये सारणिक A है, इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट रो ले रहे हैं, फर्स्ट रो, तो 1 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 के सहगुणनखंड से। जो भी होगा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 का सहगुणनखंड लिखेंगे, प्लस 2 के साथ 2 का सहगुणनखंड लिखेंगे, प्लस 3 के साथ 3 का सहगुणनखंड लिखेंगे। ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी है, डिटेल नहीं समझाना चाह रहे हैं आपको। 1 के लिए यहाँ पर 1 का सहगुणनखंड लिखेंगे, 1 का सहखंड, 2 के लिए 2 का सहखंड, यानी कहने का मतलब ये है 3 के लिए 3 का सहखंड। ये कहना चाह रहे हैं कि जो रो ले रहे हैं उनके अवयवों में गुणा किससे करेंगे, उन्हीं के सहगुणनखंड से, तो आपको सारणिक का मान मिल जाता है। लेकिन अब सुनिएगा जो बताना चाहते हैं, लेकिन अब यदि आप पंक्ति फर्स्ट ले रहे हैं, पंक्ति फर्स्ट के अवयवों में दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों के सहगुणनखंड से मल्टीप्लाई करें। जैसे एलिमेंट 1 2 3 ले रहे हैं और 1 में आप गुणा किससे करें, 4 के सहगुणनखंड से, 4 का सहगुणनखंड या 4 का सहखंड, प्लस 2 के साथ 2 के सहखंड से गुणा ना करें, 5 के सहखंड से 5 का सहखंड ले लें, और इसी प्रकार 3 के साथ 6 का सहखंड ले लें। यदि आप ऐसा करेंगे तो इसका मान हमेशा 0 होगा, वो सारणिक का मान नहीं कहलाएगा। सारणिक का मान तो जैसे बताए थे वैसे ही निकालना होगा कि किसी पंक्ति के सभी अवयवों में उनके सहगुणनखंडों से गुणा करके जोड़ने पर जो मान मिलता है उसी को सारणिक का मान कहते हैं। तो सारणिक का मान तो ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन एक हम आपको प्रॉपर्टी बता दें सारणिक की, कि यदि किसी पंक्ति के सभी अवयवों में दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों के सहगुणनखंड से आप गुणा करके जोड़ोगे ना, तो मान सदैव 0 मिलेगा। तो ये एक सारणिक की प्रॉपर्टी है। जब हम सारणिक की प्रॉपर्टी बता रहे थे तो इस पॉइंट को वहाँ पे नहीं लिखवाए थे, इसको आज लिखवा देते हैं, क्योंकि अब जो हम पढ़ाना चाहते हैं
जो आगे बताना है उसमें इसका यूज है। तो सारणिक की एक ये गुण है सारणिक का, आप वहाँ पे 10 नंबर तक लिखे थे, आप चाहें तो इसको 11 नंबर कर सकते हैं। सारणिक की प्रॉपर्टी नंबर 11, सारणिक का गुण है 11 नंबर। कैसे कहेंगे हम? यदि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति ब्रैकेट में या एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के सहखंडों के गुणनफल का योगफल सदैव शून्य होता है। क्या लिख पाया? यदि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति के सभी अवयवों में किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों के सहखंडों के गुणनफल, या ऐसे लिख दें से गुणन का योगफल सदैव शून्य होता है। बात आप समझे? हम ले रहे हैं पहली पंक्ति के अवयवों में किससे गुणा करें? दूसरी पंक्ति के सहगुणन खंडों से या तीसरी पंक्ति के सहगुणन खंडों से, तो मान हमेशा 0 आएगा। आपको हम एक एग्जाम्पल से यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है, देखिए 1 और 1 में हम किससे मल्टीप्लाई करें? 2 के सहगुणन खंड से, सॉरी 4 का सहखंड लेंगे अभी हम, 4 का सहखंड, प्लस 2 में मल्टीप्लाई करें किससे? 5 का सहखंड लेके, प्लस 3 में हम किससे मल्टीप्लाई करें? 6 के सहखंड। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? पंक्ति पहली ले रहे हैं लेकिन मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? दूसरी वाली पंक्ति के सहखंडों से। और देखिएगा 100% ये 0 आएगा। ठीक है, देखिए क्या करना है हमें। देखिए 4 का सहखंड आपको निकालना आता है, जैसे सहखंड निकालते थे वैसे ही निकालना है। सहखंड के लिए कोई नई बात नहीं है। बताइए चिन्ह क्या? प्लस माइनस, तो 4 के सहखंड में माइनस आएगा और माइनस, और देखिए ये जाएगा तो 2 3 7 9, 2 3 7 9। ठीक है, यह चिन्ह चलिए शुरू में लगा देते हैं, यहाँ पर चिन्ह शुरू लगाते हैं। अब देखिए 5 का सहखंड चिन्ह प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा। और 5 का सहखंड देखिए ये रो जाएगा, ये कॉलम, तो 1 3 0 9, 1 3 0 9। 6 का सहखंड देखिए 6 के लिए चिन्ह क्या होगा? प्लस माइनस होगा, ये माइनस लिखा, ये 3 लिखे, और 6 के लिए ये रो जाएगी, ये कॉलम 1 2 0 7, 1 2 0 7। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना आता है। देखिए कितना होगा, ये माइनस बाहर है, 9 2 जा 18 माइनस 21 प्लस 2, ये हो जाएगा 9 माइनस 0 माइनस 3 7 माइनस 0। सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा? ये -3 प्लस 3 हो जाएगा ये, और ये प्लस 18 हो जाएगा, और ये -21 हो जाएगा। देख लीजिए 21 माइनस 21 इक्वल टू 0। ऑलवेज 0 आएगा। कब? जब आप अवयव दूसरी पंक्ति के लें और सहगुणनखंड दूसरी पंक्ति का लें, लेकिन संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई करें 5 के सहखंड से, नहीं। 1 का संगत 4 है, 2 का संगत 5 है, 3 का संगत 6 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 1 का संगत 0 है, 2 का संगत 7 है, 3 का संगत 9 है। तो एलिमेंट किसी दूसरे रो का हो और कोफैक्टर किसी दूसरे रो का हो, और अगर आप मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो ऑलवेज इक्वल टू 0। ये भी एक सारणिक की प्रॉपर्टी होती है, तो इसको आप उसी के साथ शामिल कर सकते हैं जो हमने वहाँ पे 10 प्रॉपर्टी लिखवाया था आपको। ठीक है, तो देखिए अब ये आप अगर आप समझ गए तो अब हम जो बताना चाहते हैं अब शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा न्यू टॉपिक है सहखंडज। एक बात और समझिए,
अभी तक हमने आपको शुरू में पूरा आव्यूह अलग से पढ़ाया, फिर हमने पूरी सारणिक अलग से पढ़ाया। अब हम दोनों को मिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। दोनों को मिक्स का मतलब हमने कहा था कि मैट्रिक्स अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सारणिक डिटर्मिनेंट थोड़ा फिर पढ़ाएंगे और फिर उसकी मदद से कुछ बातें मैट्रिक्स में रह गई हैं जिसे अब हम शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें पहली हेडिंग हमारी क्या होगी, हेडिंग है किसी वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स का सहखंडज आव्यूह। सहखंडज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स, या इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं ADJA, शॉर्टकट में ये भी इसको लिखते हैं, एडजॉइंट ए पढ़ते हैं इसको। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें निकालना है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स या सहखंडज आव्यूह इसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जरा इसको समझिए। आप हेडिंग समझ गए होंगे कि कोई वर्ग आव्यूह दिया रहेगा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि इसका सहखंडज आव्यूह निकालिए, अर्थात इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिए। तो पहले आप ये जान लीजिए कि सहखंडज आव्यूह होता क्या है, ठीक है। देखिए हम बताने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन वेरी सिंपल। क्या होता है देखिए, किसी, अभी हम परिभाषा बता रहे हैं आपको, किसी वर्ग आव्यूह से बनी सारणिक, किसी वर्ग आव्यूह से बनी सारणिक के अवयवों के सहखंडों से बने आव्यूह के परिवर्त को उस वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह कहते हैं। हमने क्या कहा, अभी बात समझा रहे हैं आपको। और वर्ग आव्यूह A के सहखंडज आव्यूह को कैसे लिखते हैं, ADJA, यानी एडजॉइंट ए पढ़ते हैं लेकिन लिखते ऐसे हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बात समझिए, इसमें जो भी यहाँ पे लिखा है वन बाय वन समझिए। क्या करना है, कोई वर्ग आव्यूह दिया रहेगा, उससे पहले आप सारणिक बनाइए, ऑलरेडी सिखा चुके हैं, वर्ग आव्यूह को सारणिक रूप में लिखना सिखा चुके हैं। जब सारणिक बन जाए तो सारणिक के अवयवों का हमने सहगुणनखंड या सहखंड निकालना सिखाया है, प्रत्येक एलिमेंट्स का सहखंड निकालना हमने सिखाया है। फिर जब सहखंड बन जाए तो उनसे आप एक नया आव्यूह बना लीजिए। किनसे, सहगुणनखंडों से, अर्थात सहखंडों से। जो भी सहखंड आए उन्हीं को उनके उचित स्थान पर रखकर एक नया मैट्रिक्स बना लीजिए और जो मैट्रिक्स बने उसी का परिवर्त कर दीजिए, उसी का परिवर्त कर दीजिए। तो क्या कहलाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, सहखंडज आव्यूह कहलाएगा वही। तो कितने स्टेप हुए, 4 स्टेप, मात्र 4 स्टेप। 4 स्टेप आपको करना है और मिल जाएगा आपको एडजॉइंट। ये 4 स्टेप क्या है, देखिए हम आपको शॉर्टकट में यहाँ समझा दें, इसका समरी बता दें हम आपको। देखिए सबसे पहले क्या दिया रहेगा, एक वर्ग आव्यूह गिवन रहेगा, वर्ग आव्यूह ये तो दिया रहेगा ना, गिवन रहेगा। तो नंबर फर्स्ट आप क्या करिए, सारणिक रूप बनाइए। नंबर फर्स्ट रूप क्या करेंगे, हम आपको एकदम शॉर्टकट में समझा दें, जो यहाँ पे डिटेल लिखवाए थे। नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, वर्ग आव्यूह को सारणिक रूप बनाएंगे, सारणिक रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर आव्यूह
वर्ग आव्यूह ए है तो ये सारणिक रूप ये बन जाएगा। ठीक है। नंबर सेकंड क्या करना है, सारणिक ए के अवयवों का क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। और नंबर थर्ड क्या करेंगे, सहखंडों से आव्यूह बनाएंगे, आव्यूह बनाएंगे। और नंबर फोर, इसी आव्यूह क्या कर देंगे, परिवर्त कर देंगे। तो वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा एडजॉइंट ए कहलाएगा, वही एडजॉइंट ए के बराबर हो जाएगा। जैसे ही आप परिवर्त किए वो क्या हो गया, आपका एडजॉइंट ए हो गया। तो एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, सिर्फ 4 स्टेप करेंगे और एडजॉइंट बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल ए इक्वल टू, चलिए छोटा सा एग्जांपल पहले 2 क्रॉस 2 का लेते हैं। 2 3 0 5। आप क्या निकालना है, तो एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए इंटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग एडजॉइंट ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इस पे सवाल बनना ही बनना है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट स्टेप क्या है, वर्ग आव्यूह को सारणिक रूप बना दें। ठीक है, पहले शुरुआत करते हैं, वर्ग आव्यूह लिख ले। वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू कितना दिया है, 2 3 0 5। अब शुरुआत करने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, वर्ग आव्यूह ए का सारणिक रूप, सारणिक रूप, ये सारणिक रूप जैसे लिखते हैं वैसे लिख दिया। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो सारणिक बनी उनके अवयवों का हम क्या निकालें, सहगुणनखंड। सेकंड स्टेप, सारणिक ए के अवयवों का सहखंड या सहगुणनखंड। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, सबका 1 बाई 1 निकालें। जैसे हम लिखें 2 का सहखंड 2, तो 2 का स्थान प्लस होता है तो प्लस लिखेंगे, और फिर ये रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा, तो 5 बचेगा यानी +5। ठीक, फिर 3 का लिखें, 3 का सहखंड। अच्छा, 3 का प्लेस क्या होता है, प्लस माइनस, माइनस होता है, और ये कॉलम जाएगी, ये रो, तो 0 बचेगा यानी -0 मतलब सिर्फ 0, 0 तो न्यूट्रल होता है। फिर इस 0 का लिखे सहखंड, 0 का सहखंड, 0 का स्थान क्या है, प्लस माइनस, तो माइनस, और 0 का ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगा, तो 3 यानी -3। सहखंड निकालना आपको आता है। 5 का निकालना है, 5 का सहखंड, तो 5 का स्थान क्या, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया, और ये रो जाएगी, ये कॉलम, तो 2। देख लीजिए जितने एलिमेंट हैं हमने सब का क्या निकाल दिया, सहखंड। 2 का सहखंड 5, 3 का 0, 0 का -3, 5 का 2 या +2 जो भी है। अब ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, सारणिक रूप बनाए। सेकेंड स्टेप में सारणिक के अवयवों का सहखंड बनाए, और थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, इन्हीं सहखंडों से नया मैट्रिक्स बनाए। थर्ड स्टेप हमारा होता है सहखंडों से बना, सहखंडों, या पूरी लैंग्वेज लिखिए, पहला सवाल है कैसे लिखेंगे, सारणिक ए के अवयवों के सहखंडों से बना आव्यूह, से बना आव्यूह। ठीक है, बात समझिए। अब जैसे ये 2 है तो 2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, उसका सहखंड, स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे। 2 के स्थान पर 2 का सहखंड 5, 3 के स्थान पर 3 का सहखंड 0, 0 के स्थान पर 0 का सहखंड -3, और 5 के स्थान पर 2। ये एक नया क्या बन गया, आव्यूह। ये नया आव्यूह बन गया, इसको चाहे आप बी नाम दे दें, जो नया आव्यूह बना उसको आप बी नाम दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। फर्स्ट स्टेप ये था आपका सारणिक रूप, सेकंड स्टेप ये था सारणिक ए के अवयवों का सहखंड निकाले, और थर्ड स्टेप आपका ये था कि उन्हीं सहखंडों को एक मैट्रिक्स रूप में लिख दिया। और मैट्रिक्स रूप में रखते समय ध्यान दीजिएगा कि सहखंड को उसी स्थान पर रखेंगे जिनका वो सहखंड है। जैसे 5 को कहाँ पर रखेंगे, 2 के स्थान पर,
क्योंकि वो 2 का सहाखंड है, स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। और लास्ट अपना चौथा स्टेप क्या होगा, आप समझ गए। चौथा स्टेप मीन्स आंसर आने वाला है। चौथा स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स बना ना, इसी का परिवर्त कर देते हैं। तो क्या मिल जाता है, एडजॉइंट ए। अतः चौथा स्टेप में एडजॉइंट ए मिलने जा रहा है। एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, इसी मैट्रिक्स ये जो आया है इसी का परिवर्त, बी ट्रांसपोज। और आपको ट्रांसपोज करना आता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं। ये हो गया एडजॉइंट ए अर्थात ए का सहखंडज। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? यही 4 स्टेप करना होगा हर बार, चाहे मैट्रिक्स 2x2 की हो, चाहे मैट्रिक्स 3x3 की हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक सवाल ले लेते हैं 3x3 का और उसका भी एडजॉइंट निकालते हैं। देखिए कुछ भी बढ़ा दें हम, यहाँ पर लिख दें 4 7 1 2 3, ये है। तो एडजॉइंट ए, या हिंदी में लिखेंगे तो ए का सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही 4 स्टेप हमें करना है जो अभी इससे पहले किए थे। देखते हैं एडजॉइंट ए, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे कम से कम आप 3-4 सवाल खुद लगाएंगे, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए इस पे। देखिए सॉल्यूशन क्या करते हैं, वही 4 स्टेप बार बार। पहले आप भी लिख लीजिए, वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू क्या दिया है, यही क्वेश्चन लिख देंगे। तो 2 3 4 0 5 7 1 2 3। अब देखिए पहला स्टेप शुरू होने जा रहा है। पहला स्टेप क्या है, वर्ग आव्यूह ए को स्थानिक रूप में लिखें। वर्ग आव्यूह ए का स्थानिक रूप, यानी ये सारणिक रूप आप जानते हैं कि बस उसका शेप चेंज कर देते हैं। आयताकार सारणी को 2 ऊर्ध्वाधर लाइन में चेंज कर देते हैं। तो ये आपका हो गया सारणिक रूप। ठीक, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि ये जो सारणिक बनी, इसी सारणिक के अवयव क्या निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं। सारणिक एक के अवयवों का सहखंड या सहगुणनखंड ये निकालते हैं 1 बाय 1। देखिए यहीं पे आपको बी केयरफुल, यहीं पे आपको ध्यान देना होगा। जब हम सहगुणनखंड निकालना शुरू करें या आप निकालना शुरू करें तो वहीं पे सारा फोकस केंद्रित कर देना होगा, क्योंकि अगर यहीं पे गलती हो जाए फिर गलती मिलती नहीं है। तो 1 बाय 1 देखिए सबको निकालना है। हम रो शुरू करते हैं, पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट का निकालेंगे, फिर सेकंड रो के एलिमेंट का निकालेंगे, फिर थर्ड रो। क्रम से करेंगे तो गलती कभी नहीं होगी। तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, पहले लिखेंगे 2 का सहखंड, 2 का सहखंड, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे। अब देखिए आप तरीका जानते हैं, 2 का चिन्ह प्लस होता है। ठीक, ये कॉलम ये रो जाएगी 5 7 2 3, 5 7 2 3। इसको आप सॉल्व करें कितना आएगा, ये हो जाएगा 15 - 14 यानी 1 आएगा। ऐसे ही 3 का निकालेंगे, 3 का सहगुणनखंड। 3 के लिए देखिए स्थान यहाँ पे माइनस होता है। ठीक, ये कॉलम जाएगी, ये रो 0 7 1 3, 0 7 1 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 - 7, ये +7 हो जाएगा। ऐसे ही 4 का निकालेंगे, 4 का सहगुणनखंड निकालेंगे, इसका स्थान प्लस होता है। ये कॉलम ये रो 0 5 1 2, 0 5 1 2, तो 0 - 5 यानी -5 आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट रो के एलिमेंट कंप्लीट। अब सेकेंड रो शुरू करेंगे, 0 का निकालेंगे, इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है। तो ये रो ये कॉलम जाएगी तो 3 4 2 3, 3 4 2 3 सही है। तो ये जाएगा 9 - 8, तो +1, ये -1 हो जाएगा। फिर 5 का निकालेंगे, यहीं पे थोड़ा काम लेंदी होता है, प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह लगाइए प्लस। तो 5 लिए ये रो ये कॉलम, तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो कितना हो जाएगा ये 6 - 4 यानी 2 आ जाएगा। ठीक, अब आगे जो बचे हैं उनको भी निकालना पड़ेगा। सारे एलिमेंट का सहखंड वेरी
केयरफुली आपको निकालना होगा, गलती की संभावना यहीं पर होती है। 5 तक हो गया, अब 7 का निकालते हैं। 7 का साखंड, चिन्ह क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस। 7 का ये रो जाएगा, ये कॉलम 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 यानी -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सेकंड कंप्लीट हो गया। आप थर्ड रो पे आइए, इस 1 का निकालिए, 1 का सहखंड, तो इसका चिन्ह प्लस माइनस प्लस, तो ये रो ये कॉलम, तो 3 4 5 7 3 4 5 7 कितना आ जाएगा, 21 21 माइनस 20 21 माइनस 20 ना, तो 1 हो जाएगा। अब इस 2 का निकालिए आप, 2 का सहखंड, प्लस माइनस प्लस माइनस, चिन्ह में ध्यान देना है, ये जाएगा ये जाएगा, 2 के लिए ये कॉलम ये रो, तो 2047 2047 कितना आ जाएगा, 14 माइनस 0 यानी 14 माइनस 14 हो जाएगा। और बचा लास्ट 3 का निकालें, 3 का सहखंड, तो 3 का चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये जाएगा ये कॉलम ये रो, ठीक है। ये कितना लिखा था यहाँ पे, 2 3 4 था ना, ये 2 3 था ये, तो ये कॉलम जो आएगी ये रो, तो 2305 बचा, 2305। अब ज़रा देखें तो 10 माइनस 3 10 आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए हमने सारे अवयवों का, किसके अवयवों का, सारणिक ए के सारे अवयवों का हमने क्या निकाल दिया, सहगुणनखंड। अब इसी को आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप हो सकता है बुक में देखें तो जैसे ये 2 लिखा है ना, तो 2 का स्थान क्या होता है, आप जानते हैं A11, 2 का स्थान A11 होता है। तो 2 के सहगुणनखंड को हो सकता है बुक में कैपिटल A11 लिखा हो, आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमने नोटेशन में थोड़ी देर पहले बताया था। और ये इसका स्थान 1 2 होता है, तो इसके सहगुणनखंड को A12 लिखा हो सकता है, इसको A13 लिखा हो सकता है कैपिटल लेटर में, A21 A22 A23 A31 A32 A33 कैपिटल लेटर में वो सहगुणनखंड को यानी को फैक्टर को डिनोट कर सकता है। हमने बताया आपको कि नोटेशन भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, हमने लैंग्वेज में लिखा। अब देखिए ये आपका कौन सा स्टेप कंप्लीट हो गया, ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, को फैक्टर निकाला। अब अपना थर्ड स्टेप होने जा रहा है। थर्ड स्टेप में हमने क्या बोला था कि इन्हीं को फैक्टर से एक नया मैट्रिक्स बना लीजिए। तो थर्ड स्टेप क्या होता है कि सारणिक ए के अवयवों के सहखंडों से बना आव्यूह से बना मैट्रिक्स, उसको आप बी नाम देते थे, बी नाम दे दीजिए, और जो जिस रो का था उसी वही रो बना देगा। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट से ये कोफैक्टर है, तो 1 7 -5 1 7 -5 से फर्स्ट रो बन जाएगा। और यहाँ सेकंड रो शुरू था, तो -1 2 -1 -1 2 -1, और थर्ड रो ये थे हमारे 1 2 3 थे, तो इनके जो कोफैक्टर होंगे उनसे बनेगा थर्ड रो। जो एलिमेंट होते हैं उनके कोफैक्टर को उन्हीं के स्थान पर रख देते हैं। ये आपका हो गया कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स। ये अपना थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। और फोर्थ स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप होता है कि इसी का परिवर्त कर दीजिए, और जैसे इसका परिवर्त करेंगे अतः तो क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए अर्थात ए का सहखंडज मिल जाएगा। इसी का इसको बी बोले हैं, तो इसी का परिवर्त कर देंगे। एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, बी का परिवर्त। तो जैसे बी का परिवर्त करें, फर्स्ट रो को बनाएं फर्स्ट कॉलम 1 7 -5, और ये सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम -1 2 -1, और थर्ड रो 1 -14 1 -14 10। तो ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट ए अर्थात सहखंडज। तो हमने आपको एडजॉइंट निकालना सिखा दिया है, बस इसको एक बार इसका कंक्लूजन बता दें। और ये वेरी इम्पोर्टेंट होता है, हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में
इस पे 3 या 4 नंबर का प्रश्न बनता है। 4 स्टेप आपको करना है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा, तो सबसे पहले आप उसको सारणिक रूप में कन्वर्ट करेंगे, सारणिक रूप डिटरमिनेंट फॉर्म बनाएंगे। नंबर सेकंड को फैक्टर निकालेंगे और नंबर थर्ड को फैक्टर से एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। उसको आप बी नाम दे सकते हैं यदि बी क्वेश्चन में ना हो तो। अगर बी क्वेश्चन में हो तो सी नाम दे दीजिए, डी नाम दे दीजिए कोई। और लास्ट स्टेप, इसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर देंगे, इसी का ट्रांसपोज कर देंगे तो वही क्या कहलाता है, एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ये 4 स्टेप से आप एडजॉइंट ए प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम एडजॉइंट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।